सो डियर फार्मासिस्ट, मैं प्रोफेसर सुनील बाकलीवाल, फाउंडर एंड डायरेक्टर फार्मालैब एकेडमी, एंड मेरे साथ में है प्रोफेसर प्रवीण जावड़े. प्रोफेसर प्रवीण जावड़े इज सीनियर लेक्चरर एट भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी पुणे एंड इज द एडवाइजर, वन ऑफ द एडवाइजर ऑफ फार्मालैब एकेडमी पुणे. सो यहाँ पे आज हम लोग जो कवर करने वाले फर्स्ट लेक्चर में, सो लेट्स सी द कंटेंट्स ऑफ द लेक्चर वन. आज के हमारे कंटेंट्स क्या हैं? तो सबसे पहले टीम इंट्रोडक्शन, मतलब जो हमारी फार्मालैब एकेडमी की टीम है और जो हमारे एडवाइजर्स है, जो हाईली एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स पर्सनैलिटीज़ है फार्मेसी फील्ड में, सो दे आर आवर एडवाइजर्स. तो उसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट द पैटर्न ऑफ आरआरबी फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम. देन डिस्कशन ऑन फार्मेसी सिलेबस, discussion on non-professional part, difficulty level of questions, then conducts of lectures. तो हमारे लेक्चर्स किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं, हम किस तरह से आपको गाइड करेंगे, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. देन रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड स्टडी मटेरियल की हमारी बात होगी. तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं हमारी टीम के बारे में. ठीक है, तो जो हमारी टीम है, जो फार्मालैब एकेडमी के जो एडवाइजर्स है, सो फार्मालैब एकेडमी के एडवाइजर्स आर हाईली प्रोफेशनल्स. ओके, दे आर एक्सपीरियंस पर्सन, प्रोफेशनल एंड दे आर एक्सपर्ट्स. तो हमारे प्रोफेशनल्स एडवाइजर्स में दिस इज फर्स्ट वन इज डॉक्टर अनूप कासलीवाल. ही इज MBBS MD. ही इज अ कार्डियोलॉजिस्ट, वेल नोन कार्डियोलॉजिस्ट, एंड ही इज द डायरेक्टर ऑफ जालना क्रिटिकल केयर एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जालना. ही इज अ वेल नोन कार्डियोलॉजिस्ट इन मराठवाड़ा रीजन. देन दिस इज डॉक्टर भूषण राणे, प्रोफेसर भूषण राणे. प्रोफेसर भूषण राणे इज प्रोफेसर एंड हेड एट डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स एट DD विस्पुते कॉलेज ऑफ फार्मेसी, पनवेल. Then this is Dr. Manish Lavale. Dr. Manish Lavale is a well-known scientist. He is a researcher and also he is managing director at Pharmas India Private Limited. Then our one of the advisor Professor Praveen Javade, जो कि इस समय हमारे साथ में यहीं पे अवेलेबल, इस मीटिंग में अवेलेबल है. So Professor Praveen Javade, so he is senior lecturer at Bharati Vidyapit Institute of Pharmacy, Pune. Then this is Mr. Sandeep Gangwal. And Mr. Sandeep Gangwal is divisional training manager in Glenmark Pharma, based at Mumbai. So these are our advisors and these are highly experienced professionals. And इनके मार्गदर्शन में हम लोग फार्मालैब एकेडमी चलाते हैं. We have guidance from all of these personalities. Okay. So यहाँ पे प्रोफेसर प्रवीण जावड़े हमारे साथ में हैं. So पहले मैं प्रोफेसर प्रवीण जावड़े से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपके साथ में इंटरेक्ट करें, आपको जो फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम का क्या इंपॉर्टेंस है एंड उसमें करियर कैसा हो सकता है, इस बारे में आपसे बात करेंगे. सो प्रोफेसर प्रवीण जावड़े, प्लीज गाइड द स्टूडेंट. Okay, thank you, sir. Am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. First of all, I am very thankful, Dr. Sunil Bakliwal, sir, Director of Pharmalife Academy, for inviting me for this today's very important lecture regarding Railway Recruitment Board. First of all, I want to congratulate to all of you, those who are attending the today's meeting, because you people are really the needy people, or those people who are so much interested within government jobs. Railway Recruitment Board is one of the major board in regarding with the recruitment procedures, especially in government authorities, because railway is one of the autonomous body under government of India. पर आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है जिसके अंदर रिक्रूटमेंट इन बिटवीन होती रहती है. उसमें मेजॉरिटी फार्मासिस्ट का जो रिक्रूटमेंट है एज कम्पेयर टू अदर एरियाज ऑफ रिक्रूटमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, द मेजॉरिटी इज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड. और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का खासियत ऐसा है कि इंडिया में बहुत सारी जगह रीजनल वाइज ये बोर्ड्स उपलब्धियां हैं उनकी, जैसे कि रेलवे के रीजन्स है, आपको पता रहेगा. So there are so many recruitment boards as per region in the railway department. और जो लोग उस रीजन में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल those who are residing in Maharashtra, they can apply to Railway Recruitment Board Mumbai region. Likewise, as per your area of residence, you can apply through that respective board.
तो आरआरबी के थ्रू आपको ये अप्लाई करना है, और आपको ये जो अभी एडवर्टाइजमेंट निकली है उसके बारे में हम अगर बात करते हैं तो नियर अबाउट 246 फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट्स आर देयर। एक बड़ी रिक्रूटमेंट पहली बार इतनी बड़ी पैमाने में बहुत दिनों के बाद गवर्नमेंट में हो रही है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको पता है कि बाकी तो बाकलीवाल सर बताएंगे डिटेल सिलेबस और उसके बारे में, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरलुक ऐसा करूंगा कि इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन की, मिनिमम डी फार्म होना चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। इसके लिए आप बी फार्म हो, एम फार्म हो, पीएचडी हो, एनी पर्सन कैन अप्लाई, बट हु शुड बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। एप्लीकेशन के दौरान वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपको इसका इम्पोर्टेंस थोड़ा मुझे लगता है कि मालूम होगा, जिस तरीके से आप इंटरेस्ट लेके आज फार्मा लाइफ एकेडमी के इस सेमिनार में आए हो, तो आप लोगों को इसका इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों, प्राइवेट में तो फार्मासिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटीज है, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन प्राइवेट सेक्टर, बट गवर्नमेंट में जो अपॉर्चुनिटी मिलता है उसमें आपका एक जो इसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस ऐसा है कि दिस विल गिव यू so much stabilities in reference with job stability, or we can say job security. Second, financial stability. और ये दो अगर आदमी को कम एज में या जल्दी मिले तो मेंटल स्टेबिलिटी आ जाता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्राइवेट सेक्टर में देखते हो, ठीक है, कुछ उसमें कुछ जगह अच्छे सैलरीज है, अच्छा स्कोप भी है, लेकिन बहुत सारी जगह आपको एक लिमिटेड सैलरी पे काम करना पड़ता है, उसका लिमिटेशन है ग्रोथ का। लेकिन कंपैरेटिवली गवर्नमेंट में अगर आप आते हो तो ये तीन स्टेबिलिटी के बारे में आपको एहसास होगा, आपको एक्सपीरियंस आएगा। तो पहला स्टेबिलिटी है जो मैंने बताया आपको कि जॉब सिक्योरिटी आपको मिलता है कि गवर्नमेंट में जब आप थ्रू प्रॉपर चैनल और थ्रू प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट हो जाते हैं, जैसे अभी आरआरबी का भी रिटर्न है, रिटर्न क्वालिफाई किया तो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपका शॉर्ट लिस्ट होगा नाम, और जहाँ जिस रिक्रूटमेंट बोर्ड को आपने अप्लाई किया है उसके अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी रीजन है, उसके अंदर आपका अपॉइंटमेंट होगा। तो जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट थ्रू गवर्नमेंट प्रोसीजर होता है तो उसके लिए कुछ कायदे कानून है, यानी कि आप आगे जाके जैसे प्राइवेट में 1 साल 2 साल के बाद बोल सकते हैं अचानक कि नहीं अभी हमको आपकी जरूरत नहीं है, आप निकल जाओ, या आपको रेजिग्नेशन देने को बोलेंगे। तो आर द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन प्राइवेट सेक्टर, बट इन गवर्नमेंट सेक्टर there is no any kind of this insecurity in the jobs. So there is a job security, that is one of the very important part in an common human being. Those which are categorized under middle class employee के बारे में ये चीज बहुत important है। Second चीज है financial stability. As you have been gone through the advertisement, and within the advertisement they mentioned the pay scales. The basic pay scale for the fresh pharmacist in Railway Recruitment Board is 29,200. 29,200 is a basic pay. I am saying to you, it's not a salary, total salary, or gross salary नहीं है वो। उसके ऊपर डीआरएनएस अलाउंस आएगा, उसके ऊपर एचआर हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट होगा, ट्रैवलिंग अलाउंस कैलकुलेट होगा। तो दैट सैलरी ऑफ फ्रेश फार्मासिस्ट माइट बी नियर अबाउट 70 to 80,000, ओके, अप्रोक्सीमेटली। थोड़ा उसके कम और थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द एचआरए परसेंटेज एंड द डीए परसेंटेज। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको आता है। फ्रेश फार्मासिस्ट मिनिमम 70,000 सैलरी अभी आरआरबी में जो रिक्रूट होगा उनको मिलने वाला है। उसके बाद सैलरी में हाइक है, आफ्टर एवरी 6 months देयर आर द इंक्रीज इन द डियरनेस अलाउंस ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो वो हर 6 months के बाद आपका सैलरी कम से कम 2 या 3 हजार बढ़ता है। 6 महीने में मैं बोल रहा हूँ। हर साल में 3% इंक्रीमेंट आपको होता है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है
आपका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट अच्छा है तो आपका 3% सैलरी बढ़ता है एवरी ईयर. तो within a year you can reach near about 80 to 90,000 salary as a fresh pharmacist in railway recruitment board. ये जो है आई एम टेलिंग अबाउट फाइनेंशियल दिस फिगर्स अकॉर्डिंग टू 7 पे कमीशन गाइडलाइंस. ओके, अभी 7 पे चल रहा है गवर्नमेंट के लिए. आपको शायद पता होगा, बहुत लोगों को पता नहीं होगा. कमीशंस रहते हैं, पे कमीशंस. 2026 में आफ्टर 2 years देयर विल बी एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 8th पे कमीशन. तो ये जो सैलरी है, तो लगभग जो फ्रेश फार्मासिस्ट को 60-70 मिलने वाला है, वो नियर अबाउट 1 लाख प्लस जाएगा आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ 8th पे कमीशन. सो विद इन नेक्स्ट 2 years. तो मुझे सैलरी आपको जो बताने का मुझे जो भी ऑब्जेक्टिव है उसकी बिहाइंड ये है कि यू कैन गेट एन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट सेक्टर. तो आरआरबी में अगर फॉर्चुनेटली आप फार्मा लाइफ एकेडमी का अच्छा गाइडेंस लेते हो, अच्छा तैयारी करते हो, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर है, डेडिकेशन है और क्वालिफाई होते हो, तो डेफिनेटली यू विल गेट एन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है. अभी आप एंटरप्रेन्योर भी बनते हो तो एंटरप्रेन्योर का अभी आप देखते हो देयर आर लॉट ऑफ कंपटीशन इन कम्युनिटी फार्मेसी आल्सो. अगर आप बी फार्म हो, प्रोडक्शन में जाओगे तो आपको ग्रोथ के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा. एम फार्म हो तो आर&डी में भी शुरू के दौर में आपको टाइम लगेगा. लेकिन आप गवर्नमेंट में एंट्री करते हो तो विद इन प्रीवियस ईयर्स यू कैन गेट एन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. और इसके बाकी के तो फाइनेंशियल फैसिलिटीज जो है गवर्नमेंट के, तो वो बहुत है. वो आपको मैं बाद में कभी लेक्चर में ये बताऊंगा. तो सेकंड इंपॉर्टेंस इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. थर्ड, अगर आपको जॉब सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, तो अल्टीमेटली आपको मेंटल स्टेबिलिटी आने वाला है. बिकॉज आपके जो नीड्स है, जो बेसिक नीड्स है, यू कैन इजीली गेट सेटिस्फाइड विथ दिस मच ऑफ सैलरी. And definitely a common middle class person who gets a salary as a fresh pharmacist, definitely he can fulfill his basic needs. So you will get and mental stability. So this is the importance of these government jobs. And railway recruitment board का ये जो अभी advertisement है, it's a great opportunity before all of you. So those who are really serious about the preparation of this RRB, I welcome to all of you, and I really tell them or instruct them to plan your studies properly. The detail about the subjects and the syllabus, Bakliwal sir will let you know about it. Definitely will explain in detail. And try to join the Pharma Life Academy, because Bakliwal sir is one of the senior most person in the pharmacy profession, author of near about 14 to 15 textbooks. I am also co-author along with him in so many books. We are working together in so many projects. So it's a great opportunity to have a dialogue with or have a guidance of Bakliwal sir. I am also there as a part of Pharma Life Academy as an advisor. I am also there to guide you regarding so many subjects of preparation of this recruitment, Railway Recruitment Board examination. I will be also guiding you. So my dear friends, on the occasion of this today's seminar, I again wishing you all the best, those who are appearing for this examination. And जब जाते मेरा ये शुरू के समय में ही आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 17 अगस्त से ऑलरेडी ये ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हुआ है. आप लोगों को एक इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जितना जल्दी आप भर सको उतना भरो. ट्राई टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन एज अर्ली एज पॉसिबल. उसमें एक प्रॉब्लम कभी कभी आता है, कभी कभी सेंटर्स हमको नियर बाय अवेलेबल नहीं रहता है जब हम लेट करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का. तो वो एक थोड़ा सा दिक्कत ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में आता है. अगर आपका नियर बाय पुणे में है, लेकिन अगर पुणे में उनका कैपेसिटी रहता है हर एक सिटी का, तो वो कैपेसिटी अगर भर गया जल्दी
तो आपको फिर जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा या नागपुर जाना पड़ेगा, व्हाटएवर जो भी सेंटर्स उनके अवेलेबल। अभी मुझे फॉर्म मैंने देखा नहीं कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर्स उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में दिए है। I will go through it and I will let you know on the group also. और Baklewal sir will also let you know about it on the group. तो आप सिंसियरली थोड़ा प्लान करो। गाइडेंस फार्मा लाइफ का आपके आपको हमेशा है, और एक डेडिकेटेड टाइम उसको रखो और सिंसियरली प्रिपेयर करो। फार्मा लाइफ की टेस्ट सीरीज है, बाकलीवाल सर उसका डिटेल आपको बताएंगे, वो भी आप सिंसियरली ज्वाइन करो, सीरियसली वो टेस्ट दे दो। डेफिनेटली आपको फार्मा लाइफ के थ्रू बहुत अच्छा एक ग्रूमिंग होगा, एक अच्छा प्रिपरेशन आपको होगा। अनफॉर्चुनेटली अगर अभी 246 ऑल ओवर इंडिया सीट्स है, तो 246 लोगों का ही सिलेक्शन होने वाला है। तो ऐसा मत कभी समझो अगर आप फेल्योर भी हो चुके हैं, 247 स्टूडेंट का तो सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन इसके थ्रू फार्मा लाइफ थ्रू के जो आपकी तैयारी होने वाली है, दैट विल बी एप्लीकेबल टू रिमेनिंग गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। अगर रेलवे रिक्रूटमेंट एक अभी तो शुरू हो गया है, उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट के एडवर्टाइजमेंट आने वाले हैं, तो देर आर अगेन अपॉर्चुनिटीज बिफोर यू। और उसका जब आप एप्लीकेशन दोगे तो आप इजीली एग्जामिनेशन, डेफिनेटली कोई ना कोई डिपार्टमेंट का एग्जामिनेशन आप क्रैक करने वाले हो। So don't underestimate if you unfortunately getting not getting success in this RRB, but I hope that most of the students of Pharma Lab Academy will get success in this recruitment examination of railway. So this is from my side. I think I have been explained the detail about the importance of this examination. I hope you will get understood. But still, if you have any query, any doubt about the examination, I'm always there on the Pharma Life Academy group, so we can have a always discussion regarding any doubt and query. Thank you again, Sunil Baklewal sir, for inviting me and giving me an opportunity to discuss about the importance of this examination before all these participants. And I am wishing you all the best for the forthcoming examination. So the Baklewal sir will now continue with the next part of this seminar. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू प्रवीण जावेद सर, थैंक यू वेरी मच। आपने काफ़ी अच्छा गाइडेंस किया है सभी फार्मासिस्ट फ्रेंड्स को। या सभी फार्मासिस्ट जो आज यहाँ पे प्रेजेंट है, ऑल ऑफ देम आर आवर फ्रेंड्स, वी आर फार्मासिस्ट, एंड सभी यहाँ पे जो यंग फार्मासिस्ट है, बडिंग फार्मासिस्ट है, एंड आपके गाइडेंस की वजह से, आपने जो गाइडेंस किया, जो मोटिवेशन किया है और जो स्टेबिलिटी के बारे में बताया है, सो ये इन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंड आई होप कि सभी को समझ में आया होगा कि आरआरबी का इम्पोर्टेंस क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का या गवर्नमेंट जॉब का इम्पोर्टेंस क्या है करियर के अंदर में। ठीक है, अगर कोई डिप्लोमा बेस पे, जिसने डिफार्म किया और डिफार्म बेस पे अगर उसे गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है एंड 70-80,000 यदि उसे सैलरी मिल रही है, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। उससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोफेसर प्रवीण जावड़े सर ने हमें कुछ गाइडेंस किया है, तो मैं आपको सर के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ। सर एक थोड़ा डिस्टर्ब करता हूँ। हाँ बोलिए सर। एक बात थोड़ा मैं वो थोड़ा सा मुझे बोलना जरूरी लग रहा है जी। 1-2 मिनट लेता हूँ। हाँ, रेलवे रिक्रूटमेंट के बारे में बहुत सारी अफवाहें मार्केट में आती है, बहुत सारे फंसाने वाले लोग मार्केट में आते हैं। आप थोड़ा उस पर ध्यान रखो, उनकी बातों में मत आओ। बहुत सारे लोग आपको अप्रोच होंगे, मेरा इससे ताल्लुकात है, मेरा रेलवे में बहुत अच्छा संबंध है, आपको पैसे मांगेंगे, आपको डिमांड करेंगे। सो ये लोगों से जरा बच के रहना। अगर आपके कोई एक्सपीरियंस आता है ऐसा, तो वो एक्सपीरियंस आपको पहले ही बताता हूँ, इसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी फंसे हैं, आगे भी फंसने वाले हैं। तो आप थोड़ा फार्मा लाइफ एकेडमी के जो भी लोग हैं इसमें मत आओ, क्योंकि बहुत दिनों से ये एक रैकेट मार्केट में है कि रेलवे के बारे में कोई भी रिक्रूटमेंट होता है तो हमारे संबंध है, हम आपको पास करवा देंगे, हम आपको क्वेश्चन पेपर देंगे, या डायरेक्टली हम आपको इंटरव्यू में बुलाएंगे, डायरेक्टली आपको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। तो ऐसा करके बहुत सारे पैसे 1-2 लाख तक आपको डिमांड करेंगे।
तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ऐसी बातों में कृपया ना आए। तो कुछ भी आपको ऐसा लगा तो आप डायरेक्टली पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं उन लोगों के बारे में। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा सा ये भावनाओं में आके इन लोगों के क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने सुने हैं बहुत सालों से मैं ये सुनते आया हूँ और लोग फंसने के बाद मुझे अप्रोच हो जाते हैं। सो दैट इज एन अनफॉर्चुनेट। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू एंड आई एम इंस्ट्रक्टिंग यू, try to avoid these people, and if you have any issue regarding this, try to report to the police. Okay, thank you. थैंक यू सर। ये जो आपने प्रिकॉशन बताई है, वार्निंग दी है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वार्निंग है। सो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिए, यदि कोई आपसे अप्रोच करता है कि हमारे कॉन्टैक्ट से ऊपर में और हम आपका करवा देंगे, तो उस पर विश्वास मत कीजिए। ओके, सो यहाँ पे प्रवीण जावड़े सर ने हमें अभी जो गाइडेंस किया है, तो उनके बारे में हम थोड़ा और जानकारी मैं आपको शेयर करना चाहूँगा आपके साथ में। सो जो प्रोफेसर प्रवीण जावड़े, ही इज़ अ सीनियर लेक्चरर एट भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी पुणे। ही इज़ अ पैशनेट टीचर। अभी जिस तरीके से उन्होंने आपसे बात की है और जितने फ्रेंडली तरीके से आपसे बात की है, तो उससे ही आपको पता चल गया होगा कि ही इज़ अ वेरी पैशनेट टीचर। ओके, मैंने पहले उन्हें बोलने के लिए कहा और उसके बाद में मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, पहले इंट्रोडक्शन देना चाहिए, बाद में बोला जाता है, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा उल्टा किया ताकि आपको पहले समझ में आ जाए। सो ही इज़ अ वेरी पैशनेट टीचर, loved by all his students, well known for his student friendly approach and always ready to help and guide students toward a better future. So यदि आपको कभी भी फार्मेसी में करियर रिलेटेड अगर कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स है, कुछ आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप उनसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। प्रवीण जावड़े सर जो है, ही इज़ अ को ऑथर विथ मी फॉर मेनी बुक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम का बुक है, तो ये काफ़ी लोग जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, तो वो इस बुक के बारे में जानते हैं, उन्हें इस बुक की कॉपी मिल चुकी होगी। तो ये फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम का हमारा बुक है, जावड़े सर का एंड मेरा। देन ये डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन का DPE का बुक है। आपको पता होगा कि अभी डिप्लोमा के लिए एग्जिट एग्जाम आ गई है, तो उसके लिए भी हमारा बुक मार्केट में नंबर 1 पे चल रहा है। सो नाउ चलिए अब हम चलते हैं हमारे RRB एग्जाम के तरफ। सो पैटर्न ऑफ RRB फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम। तो आप सभी ने जो नोटिफिकेशन है RRB का, वो नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, उसे समझा होगा, बट उस नोटिफिकेशन में जो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को लेकर के पॉइंट्स है, जो गाइडलाइंस है और जो उसमें बताया गया है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारा ये क्लास चलने वाला है, वो क्लास कौन से बेस पे चलेगा, कौन से पॉइंट्स को हम कंसिडर करके चलने वाले हैं, वो पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो है, that is the question paper for single stage CBT will be of 90 minutes duration and for 100 questions and 120 minutes for PWBD candidates who are availing the scribe facility. So ये point you know very well, आपको इसका मतलब भी समझ गया होगा कि आपको 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड CBT दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है। सेकंड पॉइंट, द क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप विथ 4 ऑप्शंस। Only one of these 4 options will be the correct. तो ये भी आपको पता है, you know it's very well. Now अब ये जो पॉइंट मैं पढ़ने जा रहा हूँ, that is पॉइंट नंबर 13.6, इसको मार्क कर लीजिए। ये आपके प्रिपरेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पूरे नोटिफिकेशन में यदि RRB फार्मासिस्ट प्रिपरेशन के लिए कोई पॉइंट दिया गया होगा, तो वो ये पॉइंट है 13.6। ये पॉइंट क्या कहता है, ये देखिए, मैं पढ़ता हूँ अभी इसको। So the standard of questions for the single stage CBT will be generally in conformity with the educational standards and or minimum professional or technical qualifications prescribed for the post. The questions will be of objective type with multiple choice and are likely to include questions pertaining to professional ability, general awareness, arithmetic, general intelligence and reasoning and general science. तो यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर प्रोफेशनल की बात करेंगे, फार्मेसी की बात करेंगे। तो आपका जो फार्मेसी का सिलेबस रहेगा वो क्या है एंड किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस रहेंगे, किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। यदि आप इस पैराग्राफ को ठीक से समझने की कोशिश करो तो यहाँ पे क्या मेंशन किया गया देखिए, क्लियरली यहाँ पे बोला गया है कि द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस
for the single stage CBT will be generally in conformity with the educational standards and or minimum professional or technical qualifications. Minimum professional or technical qualifications prescribed for the post. अब जैसे आपको पता है जो आरआरबी का फार्मासिस्ट एग्जाम है यहाँ पे, तो आरआरबी के लिए मिनिमम प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है? सो इट इज डिप्लोमा इन फार्मेसी. क्या है? डिप्लोमा इन फार्मेसी. और जो आपको सिलेबस दिया गया है नोटिफिकेशन में, वो सिलेबस क्या दिया गया है? तो ये सिलेबस है आपका डिग्री का. सिलेबस किसका है? डिग्री का है. कंप्लीट सिलेबस है. डिग्री में सेमेस्टर 1 से लेकर के तो लास्ट सेमेस्टर तक के जितने भी सब्जेक्ट्स है, ऑल सब्जेक्ट्स को यहां पे मेंशन किया गया है. कोई भी सब्जेक्ट इसमें से छोड़ा नहीं गया. तो नोटिफिकेशन बनाते समय जिसने भी नोटिफिकेशन बनाया है उसने सिंपली डिग्री का जो भी सिलेबस है उसमें से सभी सब्जेक्ट्स उठा के यहां पे सिलेबस में डाल दिए. बट जो क्वेश्चंस का पैटर्न रहेगा, जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड रहेगा, तो स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में क्या बोला गया है? तो जो 13.6 नंबर का पॉइंट है, इस पॉइंट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस रहेगा वो डिप्लोमा लेवल का रहेगा. डिप्लोमा लेवल इन द सेंस यहां पे जो डिप्लोमा का जो सिलेबस है, डिप्लोमा में जो सब्जेक्ट्स है, वो सब्जेक्ट्स को बेस कंसिडर करके उसके ऊपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं. यहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है. देखिए, द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस फॉर द सिंगल स्टेज सीबीटी विल बी जनरली in conformity with the educational standards and or minimum professional or technical qualification. So minimal professional या technical qualification फार्मेसी के लिए डिप्लोमा है. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो डिप्लोमा का जो सिलेबस है उस सिलेबस के बेस पे आएंगे. बट यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि सिलेबस तो डिप्लोमा का रहेगा, बट जो डेप्थ रहेगा वो डिग्री का रहेगा. ध्यान दीजिए, जो स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चंस का वो किस तरह से रहेगा. तो सिलेबस तो डिप्लोमा का रहेगा, बट जो डेप्थ रहेगी क्वेश्चंस की वो डेप्थ डिग्री की रहने वाली है. यहाँ पे ये जितने भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं सिलेबस में, जैसे ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पे आपको रेमेडियल मैथ्स भी है, यहाँ पे आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के भी सब्जेक्ट्स है, फार्माकोविजिलेंस भी है, यहाँ पे आपको ड्रग डिजाइनिंग भी है, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी है. तो ये जो सिलेबस है डिग्री का सिलेबस ये पर्टिकुलरली इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू है. डिग्री का सिलेबस ये फार्मासिस्ट के लिए नहीं है. एज अ फार्मासिस्ट यदि आपको वर्क करना है, एज अ फार्मासिस्ट हॉस्पिटल में वर्क करना है, हॉस्पिटल में जॉब करना है, हॉस्पिटल फार्मेसी का जॉब करना है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का, तो ये सिलेबस उसके लिए नहीं है. हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का रोल नहीं आता है, कॉस्मेटिक साइंस का कोई रोल नहीं है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में. ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो होता है उसको ड्रग डिजाइनिंग नहीं करनी होती है, उसे तो डिस्पेंसिंग करना है. हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को डिस्पेंसिंग करना होता है. तो जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं आपको सिलेबस में, ये सभी सब्जेक्ट्स का बेस जो है वो बेस डिप्लोमा के सिलेबस में कवर हो जाता है. ठीक है, ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस का जो बेस है, बेसिक सभी का बेस जो डिप्लोमा का सिलेबस है उसमें कवर हो जाता है. बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स इसका बेस, या फिर जो आपका फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी है या क्वालिटी एश्योरेंस है, तो क्वालिटी एश्योरेंस का भी जो बेस है, तो डिप्लोमा का जो फार्मास्यूटिक्स का सब्जेक्ट है, तो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में यह क्वालिटी एश्योरेंस कवर होता है. क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट दिया गया है, तो ये फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का बेस भी डिप्लोमा के फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 डिप्लोमा में, वहाँ पे ये कवर हो जाता है. तो यहाँ पे जितने भी आपको सिलेबस में सब्जेक्ट दिए गए हैं, इन सभी सब्जेक्ट्स का बेस डिप्लोमा में कवर होता है, डिप्लोमा के सिलेबस में कवर होता है. और यहाँ पे पॉइंट नंबर 13.6 जो है उसमें क्लियरली बोला गया है कि जो आपका मिनिमम प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वहां से आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं. तो यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान देना है
कि हमें सिलेबस तो डिप्लोमा का पढ़ना है, बट उसकी जो डेप्थ रहेगी वो डेप्थ डिग्री की होनी चाहिए। मतलब ये है कि डिप्लोमा का जो सिलेबस है उसे पूरी तरह से समझ लो, 100% पूरी कंसेप्ट को समझो, और कंसेप्ट को समझ करके फिर बाद में आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपने डिप्लोमा के भी जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उतने सब्जेक्ट्स को भी आपने अच्छी तरीके से समझ लिया, सभी कंसेप्ट्स को आपने क्लियर कर लिया, किसी भी कंसेप्ट में कोई भी यदि आपको डाउट नहीं है, सभी कंसेप्ट यदि आपने याद कर ली, तो आपको यहाँ पे जो मिनिमम पासिंग है, मतलब जो भी सिलेक्शन के लिए जो परसेंटेज चाहिए वो आपको मिल सकते हैं। जो लास्ट टाइम का जो रिकॉर्ड है, मतलब 2019 में आरआरबी का एग्जाम हुआ था, और उस समय जो कट ऑफ था, कट ऑफ लास्ट टाइम का, तो मुंबई रीजन के लिए कट ऑफ नियर अबाउट आई थिंक कुछ 56-57% का था, 56-57 का। ओके, एंड ये ओपन के लिए था, ओपन के लिए 56-57 का था कट ऑफ 2019 में। एंड जो मैक्सिमम कट ऑफ गया ऑल ओवर इंडिया मैक्सिमम कट ऑफ जो था वो नियर अबाउट कुछ 66-67% का था, 66-67% का कट ऑफ था। यदि आप जो भी सब्जेक्ट्स डिप्लोमा में दिए गए हैं, डिप्लोमा के ईआर 2020 सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ईआर 91 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो लेटेस्ट सिलेबस है उसकी बात कर रहा हूँ। जो लेटेस्ट सिलेबस है डिप्लोमा का, उसमें जितने भी कंसेप्ट्स हैं उन कंसेप्ट्स को यदि आप डिटेल में पढ़ते हो तो यहाँ पे जो सिलेबस आपको दिया गया है इस नोटिफिकेशन में, यह सिलेबस के सभी कंसेप्ट, सभी बेसिक कंसेप्ट्स जिस पे एमसीक्यू आ सकते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और उसके बेस पे आप लोग जो 70 मार्क्स आने वाले हैं फार्मेसी को आपको 70 मार्क्स दिए गए हैं एंड 30 मार्क्स नॉन प्रोफेशनल के लिए है, तो वो 70 में से आप 70 to 80% क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एंड मेरा एक्सपीरियंस भी यही कहता है। इसके पहले जो भी हमने फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाई है, जैसे हमने डीएचएस की करवाई थी, डीएमईआर की करवाई है, जेडपी की हुई है, देन हमारे अदर जो होती है, मतलब ओडिशा रिक्रूटमेंट बोर्ड की हुई है, ओडिशा की, ओएसएससी की हुई है, या फिर एम्स का हुआ है, तो वहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस यही कहता है कि ये जो एग्ज़ाम्स होती है रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स, ये रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स में सिलेबस तो डिग्री का दिया जाता है, बट जो बेसिक लेवल होती है क्वेश्चंस के वो डिप्लोमा के होती है, बट डिप्लोमा में भी डेप्थ जो चाहिए वो डिग्री की होनी चाहिए। तो डिप्लोमा का सिलेबस और डिग्री की डेप्थ यदि ये इस तरीके से आप पढ़ते हो तो आपका ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और आप नियर अबाउट 70 to 80% क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। फार्मेसी के, मैं फार्मेसी की बात कर रहा हूं, तो फार्मेसी के 70 to 80% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। एंड इसके अंदर में आपको निगेटिव मार्किंग है। ओके, देयर इज निगेटिव मार्किंग। ओके, ये पॉइंट 13.8 जो है, पॉइंट 13.8, इसमें क्लियर मेंशन किया है देयर शैल बी निगेटिव मार्किंग इन सीबीटी। तो निगेटिव मार्किंग मतलब 1/3 निगेटिव मार्क, मतलब आपका यदि कोई एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका 0.33 मार्क्स कम हो जाएंगे। मतलब आपके यदि 3 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो आपका 1 मार्क कम हो जाएगा। तो यदि आपने आपके कंसेप्ट को डिटेल में समझ लिया है और यदि आपने मोर देन 60% 70% क्वेश्चन सही से सॉल्व कर लिए हैं तो आपको और एक्स्ट्रा ट्राई करने की जरूरत नहीं है, मतलब तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर कंफर्म कोई आंसर आपको पता है तो ही आप उसका आंसर दीजिए। अगर कंफर्म आंसर नहीं है, आप यदि कॉन्फिडेंट नहीं हो किसी आंसर के बारे में, तो सॉल्व मत कीजिए। यहाँ पे जब निगेटिव मार्किंग होती है तो निगेटिव मार्किंग के केस में आपकी ट्रिक्स जो होती है या आप जिस तरीके से आंसर सॉल्व करते हो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, वो बहुत मायने रखता है। कई बार यह देखा जाता है कि स्टूडेंट्स लालच में आ जाते हैं और जहाँ पे 70 क्वेश्चंस होते हैं, 70 में से अगर उनके 50 क्वेश्चंस करेक्ट हो जाते हैं, 50 क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं, मतलब उन्हें 70 में से 50 के तो उन्हें मार्क्स मिल ही जाएंगे। एंड रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस उन्हें आते भी नहीं है तो लालच में
सॉल्व कर जाते हैं तो उसमें निगेटिव मार्किंग की वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, तो यदि आपने आपने यदि मोर देन 50% पेपर सही से सॉल्व कर लिया है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपका 50% क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है, तो जब आप 51 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यदि आपको कॉन्फिडेंस है तो ही 51 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और यदि कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। कई बार निगेटिव मार्किंग की वजह से मार्क्स कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो सिलेबस दिया गया है, इस सिलेबस को देख करके कई स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। उनका यह सोचना हो जाता है कि इतने कम समय में 2 महीने का समय है, उसमें हम इतना सब कैसे पढ़ेंगे। एंड ये बात हो गई वो स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अभी डिग्री किया है, जो अभी अभी पास आउट हुए हैं, करंट पास आउट है, बट जिनको पास होकर के 2 साल 3 साल 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो चुके हैं, वो लोग ये सिलेबस कैसे पढ़ेंगे। नॉट पॉसिबल, 2 महीने में इतना सिलेबस कवर होना नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पे इतना पूरा सिलेबस को देख करके घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नो नीड टू वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग सिंपली डिप्लोमा का सिलेबस देखिए, उसको डेप्थ में पढ़िए, इन डेप्थ पढ़िए उस सिलेबस को। सिर्फ डिप्लोमा लेवल पे मत पढ़िए, वो सिलेबस को डिग्री लेवल पे आपको पढ़ना है। और यहाँ पे ये जो क्लासेस हम लोग चलाने वाले हैं, यहाँ पे जो क्लासेस हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डिप्लोमा का सिलेबस को डिग्री लेवल पे पढ़ाने वाले हैं। डिप्लोमा के सिलेबस में जो कंसेप्ट दी गई है, उन कंसेप्ट को डिग्री लेवल पे हम लोग पढ़ाने वाले हैं। मतलब आपके सभी कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेबस को देख करके आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे अब रहा बात नॉन प्रोफेशनल सिलेबस की, जो नॉन प्रोफेशनल है। अब यहाँ पे जो लेक्चर्स हम लोग कंडक्ट करेंगे, ये फार्मेसी रिलेटेड करेंगे। फार्मेसी पोर्शन ये 70% है और नॉन फार्मेसी ये 30% है। यहाँ पे हम लोग फार्मेसी कवर करेंगे क्योंकि वी आर एक्सपर्ट इन फार्मेसी। प्रोफेसर प्रवीण जावड़े और मैं, हमारा पूरा करियर, मोर देन 20 ईयर्स का हमारा करियर यहाँ पे हुआ है, एकेडमिक्स में हुआ है। हम कई सारे प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने किए हैं, तो वी आर एक्सपर्ट्स इन फार्मेसी। हम फार्मेसी में एक्सपर्ट्स हैं, हमें फार्मेसी का एक्सपीरियंस है। वी आर एक्सपीरियंस इन फार्मेसी, तो हम लोग फार्मेसी को कवर करेंगे। और जो नॉन फार्मेसी सब्जेक्ट्स है, इसका स्टडी आप लोग इंटरनेट पे या अलग अलग वेबसाइट पे जाकर के कर सकते हो। एंड जो ये अदर पोर्शन है, ये 30 मार्क्स के लिए है। इट इज फॉर 30 मार्क्स। अब जैसे इसमें जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा, तो जनरल अवेयरनेस में जनरल नॉलेज आता है। क्या आएगा, जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज के 2 टाइप है। एक जनरल नॉलेज जो स्टैटिक टाइप का होता है, जो कभी बदलता नहीं है, नेवर चेंज। अब जनरल नॉलेज आपको चाहिए तो रेलवे के बारे में तो आपको जनरल नॉलेज होना ही चाहिए। अभी जैसे कि पहली रेलवे, फर्स्ट रेलवे कहाँ से कहाँ तक चली थी, कब चली थी, कौन सी कंपनी ने चलाई, किसने वो बनाया, तो रेलवे का इतिहास क्या है, पूरे इंडिया में कितने रेलवे स्टेशन है, इंडिया में रेलवे जंक्शंस कौन है, रेलवे मिनिस्टर कौन है, रेलवे का सेक्रेटरी कौन है, रेलवे की वेबसाइट कौन सी है। तो रेलवे की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। एंड रेलवे की जानकारी में ये स्टैटिक जानकारी, मतलब रेलवे स्टेशन कितने हैं, रेलवे कब शुरू हुआ था, पहला इंजन किसने बनाया, अभी इंडिया में इलेक्ट्रिफिकेशन कितना हुआ है, कितना इलेक्ट्रिफिकेशन बाकी है, रेलवे के हॉस्पिटल्स कितने टाइप के होते हैं, रेलवे के हॉस्पिटल्स कहाँ कहाँ पे है। तो रेलवे रिलेटेड एक तो आपका बनता है जनरल नॉलेज में, ठीक है। जनरल नॉलेज रेलवे रिलेटेड आपको होना चाहिए। सेकंड, अभी करंट अफेयर्स की बात अगर हम करते हैं, तो करंट अफेयर्स में ओलंपिक रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इंडिया ने ओलंपिक में कितने पदक जीते, कितने मेडल हासिल किए इंडिया ने, किसने किसने मेडल हासिल किया इंडिया में से, कौन से इसमें हम कौन से नंबर पर रहे और ओलंपिक में, तो ओलंपिक की जानकारी आपको लेनी होगी। करंट अफेयर्स में अभी अभी हमारे यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, तो लोकसभा इलेक्शंस के बारे में जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। तो अगर जनरल अवेयर्स में आप अगर थोड़ा सा अगर सोचते हो, जैसे अगर आपने रेलवे की जानकारी इकट्ठा कर ली, करंट अफेयर्स में आपने रिसेंट जो इलेक्शंस हो गए उसके बारे में जानकारी ले ली, उसके बाद में ओलंपिक के बारे में आपने थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर ली, उसके बाद में जो मून मिशन इंडिया का था, मून मिशन
उसकी जानकारी आपने ले ली, इसरो के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, तो श्योर कि इसमें से 4-5 क्वेश्चन तो बनते हैं जनरल अवेयरनेस पे। इसमें से 4-5 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अगर जनरल अवेयरनेस के आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और 10 में से अगर 3-4 क्वेश्चन इसमें से निकल जाते हैं तो दैट इज सफिशिएंट। उसके बेस पे भी आप कट ऑफ के ऊपर निकल जाओगे। ये जनरल अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात है, तो यहाँ पे 10th लेवल का सिलेबस आपको रहेगा। तो आपको 10th लेवल तक का आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपके जान पहचान में कोई क्लासेस चलती है जो 10th तक का सीबीएसई का पढ़ाया जाता है, जहाँ पे 10th लेवल का सीबीएसई का पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे किसी क्लास में जाकर के आप बैठ जाइए। उनसे आप महीना 1.5 महीने में जो भी बेस है 10वीं तक का, 10th तक का, वो बेस आप वहाँ पे क्लियर कर लीजिए। तो आपके आसपास में, हमारे आसपास में ऐसे कई सारे कोचिंग सेंटर्स होंगे या हमारे फ्रेंड्स होंगे जो कि कोचिंग चलाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, तो उनके पास में बैठ करके ये रिवाइज कर लीजिए। मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक की बात कर रहा हूँ। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए कई सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, उसी तरह से कई सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है। यहाँ पे एमपीएससी, यूपीएससी या एसएसबी की जो प्रिपरेशंस होती है उसके रिलेटेड जो वेबसाइट्स है या फिर बुक्स है, उससे आप जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके लिए भी 10 मार्क्स है। देन जनरल साइंस, तो जनरल साइंस भी अप टू 10th स्टैंडर्ड तक का आएगा। तो आपके जान पहचान में अगर कोई 10th वाला बच्चा हो जो 8, 9, 10th में अभी पढ़ रहे हैं और सीबीएसई बोर्ड में है, तो उनकी टेक्स्ट बुक लीजिए एंड उनके टेक्स्ट बुक्स में से पढ़िए। और अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जनरल साइंस के लिए आपको क्या करना है, तो जनरल साइंस के लिए आपको टेक्स्ट बुक्स में से पढ़ लेना है। आपके आसपास अगर कोई बच्चा होगा, कोई स्टूडेंट होगा जो 10th में है, 9th में, 8th में, उसके बुक्स लीजिए और पढ़िए। उसके अलावा कई सारे यूट्यूब चैनल्स में भी आपको मिल जाएगा जनरल साइंस। तो इसको भी पढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे, थोड़ी सी कोशिश करोगे और मन से प्रैक्टिस करोगे तो ये सब हो जाएगा। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, थोड़ा सा प्लानिंग करने की जरूरत है, और अपने आसपास में इस रिलेटेड कौन आपको हेल्प कर सकता है, कौन मदद कर सकता है, वो आपको देखना है। और आपको ऐसे कई सारे लोग मिल जाएंगे जो जनरल अवेयरनेस के लिए, जनरल अरिथमेटिक के लिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए और जनरल साइंस के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो भी सिलेबस है, जो भी पोर्शन है, तो इसमें डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं है। नथिंग इज डिफिकल्ट। जब आप एक बार इस प्रोसेस में से निकल जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि सचमुच में ये कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। ये सिर्फ दिखाई देता है डिफिकल्ट है, बट एक बार आप उस रास्ते पे चलना शुरू कर दो। अगर आप उस रास्ते पे चलना शुरू कर दोगे तो आप एक एक फील्ड में मास्टर होते जाओगे, एक्सपर्ट होते जाओगे, करते जाओगे। बट जरूरत है इंटरेस्ट लेकर के करने की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब यहाँ पे हम फार्मेसी में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं तो उनके डिफिकल्टी लेवल क्या हो सकती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल क्या हो सकती है, तो उसका कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कैसा क्वेश्चन है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिलेक्ट वन ऑफ द एप्रोप्रिएट लेवलिंग डायरेक्शंस फॉर ओरल डोसेज फॉर्मुलेशन कंटेनिंग ऑलिव ऑयल, विटामिन ए एंड वाटर। तो ये जो क्वेश्चन है जिसकी कंसेप्ट क्लियर है फार्मास्यूटिक्स के डोसेज फॉर्म की और इमल्शन की। फार्मास्यूटिक्स में लिक्विड ओरल डोसेज फॉर्म में इमल्शन की जिसकी कंसेप्ट क्लियर है वही इस सवाल का जवाब दे सकता है। ये जो क्वेश्चन है ये किसी रिक्रूटमेंट एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। ये कभी किसी एग्जाम में आया होगा ये क्वेश्चन, तो उसी का ये क्वेश्चन है। शायद एम्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, आई थिंक एम्स। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट एग्जाम जो होती है, तो एम्स की जो रिक्रूटमेंट एग्जाम होती है वो मोस्ट डिफिकल्ट होती है। एम्स के रिक्रूटमेंट एग्जाम मोस्ट डिफिकल्ट होती है, तो ये क्वेश्चन उसी में से है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, सिलेक्ट वन ऑफ द एप्रोप्रिएट लेवलिंग डायरेक्शंस फॉर ओरल डोसेज फॉर्मुलेशन कंटेनिंग ऑलिव ऑयल, विटामिन ए एंड वाटर। अब यहाँ पे कितने बातें इसमें इस क्वेश्चन में कवर है। इस क्वेश्चन में सबसे पहला कवर है डोसेज फॉर्मुलेशन। मतलब आपको यह सोचना है कि यहाँ पे कौन सा डोसेज फॉर्म बनने वाला है। अगर आप ऑलिव ऑयल, विटामिन ए एंड वाटर की बात करते हो तो कौन सा डोसेज फॉर्म यहाँ पे पॉसिबल है। तो यहाँ पे ऑलिव ऑयल ये ऑयल है और वाटर, तो ऑयल एंड वाटर ये इमिसिबल है। ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल सॉल्वेंट्स, ये इमिसिबल सॉल्वेंट है, राइट।
एंड विटामिन ए ये फैट सॉल्युबल विटामिन है. विटामिन ए इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, राइट. तो अब आपको समझ में आया होगा कि इस फॉर्मुलेशन में हमें सबसे पहले विटामिन ए को ऑलिव ऑयल में डिसॉल्व कर देना है. विटामिन ए को ऑलिव ऑयल में डिसॉल्व करना है क्योंकि वो फैट सॉल्युबल विटामिन है. और जब विटामिन ए ऑलिव ऑयल में डिसॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद में ऑलिव ऑयल सॉल्यूशन और वाटर का हमें इमल्शन बना लेना है. इमल्शन, क्योंकि जो दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स होते हैं, तो दो इमिसिबल लिक्विड्स का क्या बन सकता है, कौन सा डोसेज फॉर्म बन सकता है. तो दो इमिसिबल लिक्विड से सिर्फ इमल्शन ही बन सकता है. दो इमिसिबल लिक्विड अगर है तो वहां पे सस्पेंशन नहीं बन सकता, वहां पे टैबलेट नहीं बन सकती, वहां पे सिर्फ इमल्शन ही बन सकता है. और अगर इमल्शन बन रहा है तो इमल्शन के लिए लेबलिंग कंडीशन क्या होगी, लेबल क्या आएगा इमल्शन का. तो यहां पे कितनी कंसेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए. तो इस तरह से यदि आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसका आंसर दे पाओगे. तो जो इमल्शन होता है तो इमल्शन पे लेबल पे क्या कंडीशन आनी चाहिए, क्या डायरेक्शन आनी चाहिए. तो चलिए डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो आपको दिया गया है, ऑप्शन ए में कहा गया है कीप इन द रेफ्रिजरेटर. तो ये डायरेक्शन हो सकती है क्या, लेबलिंग डायरेक्शन इमल्शन के लिए? तो नहीं, ये गलत है. बिकॉज यदि इसमें इमल्शन को रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना चाहिए. अगर आप इमल्शन को रेफ्रिजरेटर में रखोगे तो क्रैकिंग हो जाएगा, इमल्शन ब्रेक हो जाएगा. सो इमल्शन को रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा जाता है. तो ये गलत हो गया ऑप्शन ए. ऑप्शन बी, नो प्रिजर्वेटिव्स एडेड. ऐसा कैसे होगा? इमल्शन जो है ये लिक्विड डोसेज फॉर्म है, उसमें वाटर होता है, और जिस किसी डोसेज फॉर्म में वाटर आ जाता है तो वहां पे माइक्रोबियल ग्रोथ होने की और माइक्रोबियल डिग्रेडेशन होने के पूरे चांसेस होते हैं. ठीक है, जहां पे भी वाटर आ जाता है, जिस किसी डोसेज फॉर्म में फॉर्मुलेशन में वाटर आ जाता है, वहां पे माइक्रोबियल डिग्रेडेशन, माइक्रोबियल ग्रोथ होने के पूरे चांसेस होते हैं. मतलब उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करना पड़ेगा आपको. तो नो प्रिजर्वेटिव्स एडेड ऐसा कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है. तो इमल्शन में हमें प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करना ही पड़ेगा. देन शेड्यूल जी. तो विटामिन ए शेड्यूल जी में आता है क्या? तो नो, विटामिन ए ये शेड्यूल जी में नहीं आता है. मतलब यहाँ पे आपको फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के भी कंसेप्ट पता होनी चाहिए. फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में शेड्यूल जी क्या होता है ये यदि आपको पता है तो आप ये क्लियर कर सकते हो कि विटामिन ए जो है वो शेड्यूल जी में नहीं आएगा. देन शेक वेल बिफोर यूज. ओके, सो शेक वेल बिफोर यूज इज द करेक्ट आंसर, राइट. क्यों? क्योंकि इमल्शन है. इमल्शन इज अ बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. इट इज अ हेटेरोजेनियस सिस्टम. हेटेरोजेनियस है, बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है. तो जो भी बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है, चाहे वो इमल्शन हो या सस्पेंशन हो, उसके लेवल पे शेक वेल बिफोर यूज आना ही चाहिए, होना ही चाहिए. अगर शेक वेल बिफोर यूज नहीं है तो डोज इम्प्रॉपर हो जाएगा, प्रॉपर डोज नहीं मिलेगा, राइट. तो ये जो क्वेश्चन है सीधा सीधा सिंपल दिखने वाला क्वेश्चन है, बट कितना डेप्थ में इसमें सोचना पड़ता है. और ये सब आपको कितने देर में सोचना होगा? लेस देन 1 मिनट. लेस देन 1 मिनट. मुझे इसे एक्सप्लेन करने में अभी 7 से 8 मिनट लग गए. 7 to 8 मिनट्स मैंने इसे एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए दिया. बट आपको कितना समय मिलने वाला है? तो आपको 100 क्वेश्चंस 90 मिनट्स में सॉल्व करने हैं. मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का भी समय नहीं मिल रहा है. तो इतने कम समय में आपको पूरी कंसेप्ट को रिवाइज करके एक्यूरेट आंसर आपको ढूंढना है, एक्यूरेट आंसर देना है. गलत आंसर हो गया तो निगेटिव मार्किंग है. और कई बार क्या होता है, हमारा कंफ्यूजन कैसे होता है, हम क्वेश्चन जो है पूरा फास्ट में पढ़ लेते हैं, ऑप्शन ठीक से देखते नहीं है और हमें लगता है कि यह सही आंसर है और आंसर पे टिक कर देते हैं, तो उसमें गलतियां हो जाती है. तो ये एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किया. अभी दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ डिफिकल्टी लेवल का, कि किस तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पे हो सकता है. तो ये क्वेश्चन है, तो देखिए मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन को, आप भी ध्यान दीजिए और अपनी तरफ से आंसर देने की कोशिश कीजिए. सो द एबिलिटी टू स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रेशन is not associated with one of the following drugs, which is that.
सो ये क्वेश्चन पे डिप्लोमा का ही है, ये डिप्लोमा में पढ़ाया जाता है, बट सोचने का तरीका बदल गया। डिप्लोमा में सीधा सीधा पढ़ाया जाता है कि कौन सा इसमें से ऐसा ड्रग है जो कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। टालबुटामाइड आंसर गलत है। ओके, योर आंसर इज रॉन्ग, टालबुटामाइड इज रॉन्ग आंसर। मैं एक्सप्लेन करता हूं, आई विल एक्सप्लेन। सो देखिए, डिप्लोमा लेवल पे यह पढ़ाया जाएगा कि इसमें से कौन सा ड्रग है जो कि इंसुलिन की पेरिफेरल सेंसिटिविटी या लीवर की सेंसिटिविटी बढ़ा देता है। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो जो सर्कुलेटिंग इंसुलिन है, सर्कुलेटिंग इंसुलिन मतलब जो इंसुलिन ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है, उस इंसुलिन के लिए इन चार में से कौन सा ड्रग है जो कि लीवर की और पेरिफेरल सेल्स की सेंसिटिविटी को बढ़ा देगा। ऐसा क्वेश्चन डिप्लोमा लेवल पे पूछा जाएगा। बट यहां पे आरआरबी में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, तो यहां पे क्वेश्चन कैसा पूछा है, क्वेश्चन में कंफ्यूज किया गया है। कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंसेप्ट बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, कंसेप्ट बहुत आसान है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। डिफिकल्ट है तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना डिफिकल्ट है। कई बार यह भी होता है कि कई सारे स्टूडेंट्स जो पर्टिकुलरली डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, तो हमने ये ऑब्जर्व किया है, हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स का जो मतलब इंग्लिश होता है वो वीक होता है। दे आर नॉट, मतलब उनको इंग्लिश इतना समझ में नहीं आता है, सेंटेंसेस उन्हें जल्दी समझ में नहीं आते हैं, तो इसलिए वो गलत समझ लेते हैं सेंटेंस को या क्वेश्चन को। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है, कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया है। तो कैसा कंफ्यूजन है इसमें देखिए। सो द एबिलिटी टू स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रेशन इज नॉट एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स विच इज दैट। तो यहाँ पे 4 ड्रग्स आपको दिए गए हैं, ये चारों भी ड्रग एंटी डायबिटिक है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स है। ऑल ऑफ दीज आर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स है ये चारों भी। इसमें से मेटफॉर्मिन जो है ये बाइगैनाइड क्लास का ड्रग है, बाइगैनाइड। ओके, मेटफॉर्मिन इज बाइगैनाइड एंड ये फर्स्ट चॉइस ड्रग है टू ट्रीट डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए मेटफॉर्मिन ये फर्स्ट चॉइस ड्रग है, याद रखिए। सेकंड है ग्लिपिजाइड एंड तीसरा है टालबुटामाइड और चौथा है नाटेग्लिनाइड। तो इसमें से जो ऑप्शन बी और सी है, ऑप्शंस बी एंड सी, ये सल्फोनिल यूरियाज है, दीज आर सल्फोनिल यूरियाज। एंड जो नाटेग्लिनाइड है, नाटेग्लिनाइड ये नॉन सल्फोनिल यूरिया है, नॉन सल्फोनिल यूरिया, सिक्रेटोगॉग, इंसुलिन सिक्रेटोगॉग। तो जो बी और सी ऑप्शन है, बी और सी ऑप्शन ये है इंसुलिन सिक्रेटोगॉग, सल्फोनिल यूरिया इंसुलिन सिक्रेटोगॉग। क्या है बी एंड सी? तो बी एंड सी ये सल्फोनिल यूरिया इंसुलिन सिक्रेटोगॉग है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये केमिकली सल्फोनिल यूरिया कैटेगरी है इनकी केमिकली, एंड ये इंसुलिन सिक्रेटोगॉग है। सिक्रेटोगॉग मतलब जो इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ा देते हैं, जो इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ा देते हैं। तो जो बी एंड सी के ड्रग्स है ये सल्फोनिल इंसुलिन सिक्रेटोगॉग है, मतलब ये इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ा देंगे। जो ऑप्शन डी है नाटेग्लिनाइड, ये नॉन इंसुलिन सिक्रेटोगॉग है, नॉन इंसुलिन सिक्रेटोगॉग, सॉरी नॉन सल्फोनिल यूरिया, नॉन सल्फोनिल यूरिया इंसुलिन सिक्रेटोगॉग। तो ये भी इंसुलिन सिक्रेटोगॉग है, मतलब ये भी इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ा देगा। मतलब जो बी सी डी ऑप्शन है ये तीनों भी इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ा रहे हैं। और जो ऑप्शन ए है मेटफॉर्मिन, ये बाइगैनाइड है, और ये क्या करता है? तो ये लिवर और जो हमारी पेरिफेरल सेल्स होती है उसकी जो सेंसिटिविटी होती है इंसुलिन के लिए, उस सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। मेटफॉर्मिन इंक्रीजेस द सेंसिटिविटी ऑफ लिवर एंड पेरिफेरल सेल्स फॉर द सर्कुलेटिंग इंसुलिन। तो अब फिर से क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन कहता है द एबिलिटी टू स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रेशन इज नॉट एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स। तो इसमें से कौन सा ड्रग है जो कि इंसुलिन सिक्रेशन को स्टिमुलेट नहीं करता है, मतलब जो कि इंसुलिन सिक्रेटोगॉग नहीं है, इंसुलिन सिक्रेटोगॉग नहीं है। क्लासिफिकेशन आप देखते हो, एंटी डायबिटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन आप देखिए, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन देखिए, उसमें यह वर्ड आता है इंसुलिन सिक्रेटोगॉग। तो सिक्रेटोगॉग का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, मतलब ये स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रेशन।
तो ये 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए जो है वो इंसुलिन सिक्रेटोगॉग नहीं है, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे सिंपल क्लासिफिकेशन यदि आपको पता हो और आपको क्वेश्चन समझ में आया हो और ये ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता हो, तो आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर 1 मिनट के अंदर अंदर दे दोगे। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। सो द रूल्स अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, अभी सुनिए, इमीडिएटली आप मुझे आंसर दीजिए इसका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर मुझे इमीडिएटली चाहिए, टाइप कीजिए आंसर। सो द रूल्स अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक वेर पास्ड इन, ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1960। यस, देखिए 1940 का आंसर आ गया। 1940 गलत है, रॉन्ग, गलत गलत गलत। 1940 गलत आंसर है। मुझे पता था कि इसका आंसर आप 1940 दोगे। करेक्ट आंसर इज 1945। करेक्ट आंसर क्या है? 1945। अब यहाँ पे गलती क्यों हुई? ये कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है? ये कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हर किसी को पता होता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, बस इतना ही हम याद रखते हैं, उसके आगे पढ़ते ही नहीं है। हम कितना याद रखते हैं? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, उसके आगे भी कुछ, उसके आगे लिखा होता है एंड रूल्स देयर अंडर 1945, राइट। तो यहां पे जो रूल्स है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के, वो 1945 में आए हैं। तो इस तरह के भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत आसान होते हैं, और ये भी क्वेश्चन किसी रिक्रूटमेंट एग्जाम का ही क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हमें 1 मिनट के अंदर अंदर, 1 मिनट से भी कम समय हमारे पास में, हमने तुरंत इसको पढ़ लिया क्वेश्चन को। द रूल्स अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक वेयर पास इन, एंड टिक कर दिया ए पे, टिक 1 पे कर दिया, राइट। हो गई गलती, गलती हो गई, करेक्ट आंसर पता होने के बावजूद भी गलती हो गई, और नेगेटिव मार्क भी मिल जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह की गलतियां हमारी होती है। तो जब हम रिक्रूटमेंट एग्जाम की स्टडी करते हैं तो आपको सिलेबस पे नहीं जाना है, सिलेबस कुछ भी रहने दीजिए। जो बेसिक कंसेप्ट है फार्मेसी की, वो बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आपको जाना है, बेसिक कंसेप्ट को समझते हुए आपको जाना है, और उसके साथ में आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते जाना है। जितने ज्यादा आप कंसेप्ट को क्लियर करोगे और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे, उतने ही आपका परफेक्ट स्टडी होते जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये लेक्चर्स किस तरह से चलेगा, कंडक्ट ऑफ लेक्चर्स, मतलब हम लोग जिन्होंने भी अभी एडमिशन ले लिया है इस क्लास के लिए, इस लेक्चर के लिए 10 एडमिशन्स हो चुकी है। तो जो 10 एडमिशन्स हो गई तो उनके लिए मैं बता दूं, एंड जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो अभी 2 दिन में एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद में हमारी एडमिशन्स बंद हो जाएगी। ठीक है, मतलब वेडनेसडे तक एडमिशन प्रोसेस शुरू है, वेडनेसडे तक आप लोग एडमिशन कंफर्म कर सकते हो, उसके बाद में एडमिशन बंद हो जाएगी। तो जिन्होंने भी एडमिशन लिया है तो उनके लिए मैं बता दूं, तो कंडक्ट ऑफ लेक्चर्स कैसे चलेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन ऑफ की कंसेप्ट। तो जैसे अभी मैंने आपको इमल्शन की कंसेप्ट बताई, या फिर मैंने आपको जैसे एंटी डायबिटिक ड्रग्स की कंसेप्ट बताई, तो वो कंसेप्ट्स को हम पहले क्लियर करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है आपकी, वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, और वो कंसेप्ट क्लियर हो जाने के बाद में हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। हमारा जो लेक्चर रहेगा वो 1.5 आवर का रहेगा। कितने देर का? 1.5 आवर का। उसमें से 1 आवर हम लोग एक्सप्लेनेशन ऑफ की कंसेप्ट को देने वाले हैं। जो भी आईएमपी कंसेप्ट है सिलेबस में, उसको हम पहले क्लियर करेंगे। उसके बाद में जो 15 मिनट्स का समय है, तो 15 मिनट्स के समय में हम लोग 15 से 20 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेंगे। और फिर जो 15 मिनट का समय बचता है, तो उसमें आपके जो भी डाउट्स रहेंगे रिलेटेड टू सब्जेक्ट, रिलेटेड टू एग्जाम, रिलेटेड टू फार्मेसी प्रोफेशन, रिलेटेड टू योर करियर इन फार्मेसी, उससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज रहेगी, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, उसको सर एडमिशन, ठीक है, तो जो भी आपके क्वेरीज रहेंगे तो वो हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये जो क्लास है इसका रिकॉर्डिंग अभी चल रहा है, और हर क्लास का रिकॉर्डिंग होगा, और वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल होगा एज अ प्राइवेट वीडियो। आप आपके ईमेल से लॉगिन करके उस वीडियो को देख पाओगे।
तो आपका, आप जब भी चाहो आप आपके लेक्चर्स को रिवाइज करके देख सकते हो, सुन सकते हो, कहीं पे भी हो आप सुन सकते हो, देख सकते हो। आप वर्किंग में हो, आप ट्रैवलिंग में हो, कहीं पे भी हो, तो आपको जो रिकॉर्डिंग दी जाएगी, जो यूट्यूब पे अवेलेबल होगी एज अ प्राइवेट वीडियो, वहां से आप सुन सकोगे, देख सकोगे, रिवीजन कर पाओगे। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट है। तो जिन लोगों ने भी एडमिशन ले ली है वो लोग तो ऑनलाइन टेस्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है, उन सभी ने ऑनलाइन टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है। बट जो लोग अभी यहाँ पे नए ज्वाइन हुए हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे ये जो हमारी वेबसाइट है pharmalabacademy.com, ठीक है, तो इस pharmalabacademy.com पे यहाँ पे DPE एंड RRB टेस्ट पैकेजेस है। आप इस RRB टेस्ट पैकेजेस पे जाइए। टेस्ट पैकेजेस पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे कई सारे टेस्ट पैकेजेस मिलेंगे। जैसे यहाँ फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्मेकोलॉजी। देन यहाँ पे एक 16 नंबर का पैकेज है, 16 नंबर का पैकेज है जो कि RRB फार्मासिस्ट प्रैक्टिस टेस्ट है। एंड दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ये फ्री है, बाय नाउ फ्री, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई कॉस्टिंग नहीं है, आप इसका भी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद में 17 नंबर का पैकेज है, 17 नंबर का। इसका कॉस्ट है 299 रुपीज, 299 रुपए, 299 रुपीज। अभी डेली हम जो लोग जो कंसेप्ट क्लियर करेंगे, जो टॉपिक कवर करेंगे, उस टॉपिक की टेस्ट इसमें ऐड की जाएगी। ठीक है, इस पैकेज में ऐड की जाएगी। और जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं वो लोग ये टेस्ट कंपल्सरीली सॉल्व करना उनके लिए जरूरी है, कंपल्शन है। नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने से पहले उन लोगों ने ये टेस्ट सॉल्व कर लेनी चाहिए। इसमें पैटर्न वही है जो RRB का पैटर्न है। इसमें करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स है एंड रॉन्ग आंसर के लिए -1 है। ठीक है, 3 और -1 ऐसा आपको मिलेगा। तो ये कंपल्सन टेस्ट है। एंड जिन लोगों को भी क्लास एडमिशन लेना पॉसिबल नहीं है, ऐसे लोग 299 रुपीज में ये पैकेज खरीद सकते हैं। और जो हमारा ग्रुप है फार्मेसिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम का ग्रुप, उस ग्रुप पे डेली जो हम लोग क्लास में कवर करेंगे वो PDF नोट्स ग्रुप में शेयर की जाएगी। मतलब जिन लोगों को सिर्फ टेस्ट देना है, मतलब तो वो लोग नोट्स पढ़ करके ग्रुप में नोट्स पढ़ेंगे। वो नोट्स फ्री है, नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगी। तो आप फ्री में वो नोट्स पढ़ लीजिए और उसके बाद में ये टेस्ट आप दे सकते हो। ठीक है, अब ये टेस्ट कैसे देती है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक डेमो मैं आपको दे देता हूँ। जिन लोगों ने एडमिशन ली है उन लोगों को ये पता है। जिन लोगों ने एडमिशन नहीं ली है, जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे ऊपर में रजिस्टर ऑप्शन है, रजिस्टर। ठीक है, ये रजिस्टर बटन पे क्लिक करके आपको आपका नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और पासवर्ड देना होगा। तो आपका यहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट होने के बाद में जब आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन में जाकर के आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और अकाउंट में फिर आप यहाँ से गेट न्यू टेस्ट पैकेज है, वहाँ पर पे जा, उसको क्लिक करके ये टेस्ट पैकेजेस आपको दिखाई देंगे। ये टेस्ट पैकेजेस पे आप बाय नाउ करते हो तो ये टेस्ट पैकेज आपके होम में, आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। फिर आप होम में जाइए, अकाउंट में जाइए और जो भी टेस्ट आपको देना है वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो 16 नंबर है RRB फार्मासिस्ट प्रैक्टिस टेस्ट, मैं इसे करता हूँ। यहाँ पे व्यू टेस्ट को मैं क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ। यहाँ पे व्यू टेस्ट के बाद में यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस है और उसके बाद में यहाँ पे नेम ऑफ द टेस्ट, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं उस टेस्ट में, करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स है, जैसे +3 मार्क्स है, रॉन्ग आंसर के लिए -1 है, टोटल मार्क्स 60 है एंड टाइम लिमिट इसके लिए 20 मिनट्स और बाकी के लिए 18 मिनट्स दिया है। जैसे 100 क्वेश्चंस के लिए 90 मिनट्स है तो 20 क्वेश्चंस के लिए 18 मिनट्स का टाइम यहाँ पे है। अब यहाँ पे आपको अगर कोई भी टेस्ट देना हो तो यहाँ पे आप स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन को आप क्लिक कीजिए। स्टार्ट बटन को क्लिक करते से आपकी टेस्ट ओपन हो जाएगी। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे टेस्ट ओपन हो गई। यहाँ पे टाइम लेफ्ट में यहाँ पे टाइमर शुरू है और यहाँ पे फिनिश टेस्ट है। अब जैसे क्वेश्चन 1, तो क्वेश्चन 1 है द एरर अराइजेस ड्यू टू फॉल्टी मेथड ऑफ एनालिसिस इज, फिर आपको 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। यहाँ से आप आपका कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, और सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट आप करते हो तो यहाँ पे नीचे समरी में देखिए, समरी में वो जो ऑप्शन है जो आपका सेव हो चुका है वो ब्लू कलर में आ जाएगा एंड जो रेड कलर में आपको दिख रहा है वो आपके ऑप्शन अभी बैलेंस है। आप उसमें से कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं 10 नंबर का सिलेक्ट करता हूँ, 10 नंबर का मैंने सिलेक्ट किया तो 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इज ड्राइड स्क्लेरोटम ऑफ फंगस क्लाइविसस पर्पुरिया, ये क्वेश्चन है। ये मैंने आंसर सिलेक्ट किया, सेव एंड नेक्स्ट किया, ठीक है। और उसके बाद में सब आंसर्स हो जाने के बाद में आपको टेस्ट को फिनिश करना है।
तो यहाँ पे फिनिश टेस्ट है, फिनिश टेस्ट को क्लिक कीजिए। उसके बाद में यस टाइप कर दीजिए, वो वार्निंग दे रहा है आपको। यस टाइप करने के बाद में ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में यहाँ पे तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा, तुरंत रिजल्ट आपको दिख जाएगा। रिजल्ट में आपको दिखेगा टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, करेक्ट आंसर कितना है, रॉन्ग आंसर कितने हैं, आपके अनअटेम्प्टेड कितने हैं और आपका स्कोर कितना हुआ। अब यहाँ पे हमने जो आंसर दिए, करेक्ट आंसर हमारा 1 है, रॉन्ग आंसर हमारा 1 है, तो करेक्ट के 3 मार्क्स मिल गए, रॉन्ग का 1 मार्क कम हो गया, हमारा स्कोर हो गया 2 मार्क्स। ठीक है। और नीचे में डिटेल एनालिसिस है आपका। डिटेल एनालिसिस में आप देख सकते हो कि कौन से आंसर आपके करेक्ट है और क्या रॉन्ग हुआ है, ये सब आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो इस तरह से ये टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट पैकेजेस है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको आगे जब आप एक्चुअल एग्जाम दोगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। तो इस तरह से यह ऑनलाइन टेस्ट हमारी चलती है। देन यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। देन स्टडी मटेरियल जो है, अब जिन्होंने भी एडमिशन लिया है उनको स्टडी मटेरियल हमने दिया है। ये जो बुक है हमारा, मैं एंड प्रोफेसर प्रवीण जावड़े, हमने ये बुक बनाया है। इस बुक में मोर देन 5800 MCQs है। एंड जो डिफरेंट फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स है, जैसे DHS है, DMER है, OSSC है, देन आपका एम्स है, एंड देन ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम्स है, उनके MCQs भी इस बुक में कवर किए गए हैं। इस बुक में जो आपके सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, जो चैप्टर्स आपको मिलेंगे, तो चैप्टर्स है फार्मास्यूटिक्स, देन फार्मास्यूटिकल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री भी इसमें है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, मेडिसिनल केमिस्ट्री भी इसमें आ गया है। फार्मास्यूटिक्स जो है, तो फार्मास्यूटिक्स में फार्मास्यूटिक्स के साथ में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, बायो फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, यह भी इसमें कवर होता है। तो फार्मास्यूटिक्स मतलब सिर्फ फार्मास्यूटिक्स नहीं है, फार्मास्यूटिक्स के साथ में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, बायो फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग भी कवर होता है। देन ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोथेरापेटिक्स, जिसमें आपका पैथोफिजियोलॉजी भी पैथोफिजियोलॉजी भी कवर होता है। देन फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स, मतलब भी फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस जो अपडेटेड है वो इसमें कवर होता है। देन बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। ओके। देन फार्माकोग्नोसी, जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स भी कवर हो जाते हैं। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, जिसमें DSBM भी कवर होता है। देन सोशल फार्मेसी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, एंड कुछ सैंपल पेपर्स हैं। तो इस तरह से ये हमारा स्टडी मटेरियल है। अब जिनको क्लास ज्वाइन नहीं करना है और सिर्फ ये स्टडी मटेरियल ही चाहिए, ऑनली बुक चाहिए, तो यहाँ पे लिंक है, इस लिंक पे जाकर के आप अमेजोन पे से बुक परचेस कर सकते हो। और यदि आप अमेजोन आपके गांव में, आपके सिटी में, आपके विलेज में सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, तो आप हमें मैसेज कीजिए, हम लोग आपके लिए अरेंज करेंगे। ठीक है। सो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आज हमारी एडमिशन हुई है कुछ, एंड 2 दिन तक अभी एडमिशन प्रोसीजर शुरू रहेगी। अभी जो भी 2 दिन में एडमिशन कंफर्म करेगा अप टू 21 अगस्त तक, तो उनके लिए कुछ ऑफर्स है। तो ये ऑफर्स क्या है? तो जो ऑनलाइन टेस्ट पैकेज है जो कि 299 रुपीज़ का है, वो फ्री है। देन जो बुक में हमने अभी आपको बताई फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम की, जिसका कि प्राइस 750 रुपीज़ है, ये भी बुक आपको फ्री में मिलेगा। एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। तो ये ऑफर्स 21 अगस्त तक ही अप्लीकेबल है। ठीक है। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम जो हमारी है अभी RRB, उसके बारे में मुझे और जो प्रोफेसर प्रवीण जावड़े है, हमें जो आपको गाइड करते आता है, जो भी कर सकते हैं हम लोग आपके लिए एज अ फ्रेंड, जो भी हमारे लिए पॉसिबल होगा आपका करियर सेट करने के लिए, वो हम लोग जरूर करेंगे। ठीक है। एंड अब यदि आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज हो, आप कुछ जानना चाहते हो, तो सेशन इज ओपन फॉर द डिस्कशन। ठीक है। आप आपके सवाल पूछ सकते हो। यस, प्रवीण सर इज ऑल्सो देयर, तो आप प्रोफेसर प्रवीण सर से भी सवाल पूछ सकते हो और मुझसे भी पूछ सकते हो। यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज। फीस जो है क्लास का दैट इज 5000 रुपीज, 5000 फीस है। ओके। एंड उसके रिलेटेड तो और मैं ग्रुप में जो अभी फार्मेसिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम का ग्रुप है, इसमें फिर से मैं एडमिशन्स के लिए लिंक अभी मैं शेयर कर दूंगा। जो हमारा PDF है एंड जो ब्रोशर है, क्लास का ब्रोशर, वो मैं अभी लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा। वहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएगी एडमिशन के लिए।